नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात झारखंड के उन होनहारों की जिन्होंने देश भर में झारखंड का नाम रोशन किया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन दिखा है। टॉप 10 में झारखंड के धनबाद के दो कैंडिडेट यश जालुका और डॉक्टर अपाला मिश्रा ने स्थान पाया है। जलिया के यश जालुका ने चौथा स्थान पाया तो वहीं धनबाद की डॉक्टर अपाला मिश्रा को 9वां रैंक मिला है। वहीं आईएएस टॉपर बने बिहार के कटिहार के शुभम कुमार ने भी 12वीं की पढ़ाई चिन्मय स्कूल बोकारो से की है। इसी के साथ जमशेदपुर के कनिष्क शर्मा ने पूरे देश में 43वां रैंक हासिल किया। कनिष्क इससे पहले भी यूपीएससी की 2019 की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद वर्तमान में दिल्ली पुलिस में ट्रेनी एसीपी के रूप में कार्यरत हैं। इसी के साथ हजारीबाग के रहने वाले जूनियर इंजीनियर महेश कुमार वर्णवाल के पुत्र उत्कर्ष कुमार को 55वां रैंक मिला है। तो देवघर के अनमोलन को देश भर में 103वां स्थान मिला। यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 761 उम्मीदवारों में से झारखंड के 15 उम्मीदवार सफल हुए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार आईएएस, आईएफएस और आईपीएस सहित कई सेवाओं में अपना योगदान देंगे। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और यह बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है और यह बड़ी खबर जीतराम हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई है। बड़ी कार्रवाई हुई है। हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या से पहले आरोपी पर रेकी की भी आशंका है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। आरोपी से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस अब भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि हत्या में पीएलएफआई के शूटर की मदद लेने की आशंका भी जताई जा रही है। तो देखिए, जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बीजेपी के नेता थे जीतराम मुंडा, उनकी हत्या मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और हत्या से पहले आरोपी पर रेकी करने की भी आशंका जताई जा रही है। आरोपी से फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि आरोपी से जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर पुलिस अब भी छापेमारी कर रही है। हत्या में पीएलएफआई के शूटर की मदद लेने की भी आशंका जताई जा रही है। तो बड़ा खुलासा देखिए, जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की पुलिस ने और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले आरोपी ने जीतराम मुंडा की रेकी की थी। कहां जीतराम जाते हैं, कहां बैठते हैं, तमाम बातों को जाना था। उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पीएलएफआई के शूटर का इस्तेमाल भी किया गया है। उसकी मदद लेने की आशंका भी जताई जा गई है। हालांकि आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस लगातार अब भी छापेमारी कर रही है। तो जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर रांची से जुड़े। ओम प्रकाश, कौन है वो शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या जानकारी मिली है, क्या इनपुट पुलिस के पास है? पीएलएफआई के शूटर्स की भी यहां संलिप्तता बताई जा रही है। जी अनूप, जिस तरह से जीतराम मुंडा की हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले में छापेमारी करती हुई कुछ इनपुट्स के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन साफ तौर से जो हमें जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार व्यक्ति जो है, जो आरोपी है, वो रेकी किया था। हत्या से पूर्व उसने जीतराम मुंडा की पूरी रेकी की थी, सारा इंफॉर्मेशन सूत्रों तक पहुंचाया था, जिसके बाद ये पूरी हत्या की कोई घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में पीएलएफआई शूटर के भी इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जो मनोज मुंडा नामक जो आरोपी है, जो इस पूरे घटना का मुख्य साजिश करता है, जो अभी तक पुलिस के संदेह के घेरे में है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और उसी के द्वारा पीएलएफआई के शूटरों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। तो देखना होगा कि पुलिस कब तक जो मुख्य साजिश करता है, जिसे पुलिस बता रही है, उसके गिरेबान। ओम प्रकाश, क्या ये जानकारी मिल पाई कि हत्या के पीछे की क्या वजह थी? कहीं ना कहीं कोई इनपुट तो पुलिस को जरूर मिला होगा। जी अनूप, जिस तरह से जो जानकारियां सामने आई है, जीतराम मुंडा
और मनोज मुंडा का पुराना विवाद था। और उसी की वजह से 2017 में जीतराम मुंडा पर एक बार फायरिंग की घटना को अंजाम मनोज मुंडा के द्वारा दिया गया था। उस मामले में मनोज मुंडा को जेल भी भेजा गया था और फिर जेल से निकलने के बाद उसने पूरी तरह से कहा था कि जैसे ही जेल से निकलूंगा जीतराम मुंडा को मार दूंगा। मामले की जानकारी पुलिस को भी थी और इसी वजह से पुलिस ने मात्र एक अलर्ट देके छोड़ दिया था। हालांकि सुरक्षा न मुहैया कराई गई थी, ना वो आर्म्स लाइसेंस का भी अप्लाई किया गया था जीतराम मुंडा के द्वारा, तो आर्म्स लाइसेंस भी प्रोवाइड नहीं कराया गया था, जिस वजह से एक बड़ी घटना हो गई। और इसी को लेकर परिजन भी आक्रोशित में है और परिजनों के द्वारा और जो पुलिस के द्वारा है पूरी तरह से शक जो है वो मनोज मुंडा पर ही बताया जा रहा है और इसके पीछे की वजह आपसी रंजिश रही है। जी ऐसा लग रहा हूं प्रकाश, जो इनपुट मिल रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। देखिए पीएलएफआई के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया, रेकी कराई गई, तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। जी जाहिर तौर पर मनोज मुंडा का पीएलएफआई से लगातार संपर्क रहा है। जो पूर्व में भी कई मामले आए थे जिसमें मनोज मुंडा के द्वारा कई जगहों पर लेवी वसूली को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिलवाया गया था पीएलएफआई के द्वारा ही, और उस मामले को लेकर भी पुलिस को उसकी तलाश थी। मनोज मुंडा का जो बैकग्राउंड रहा है वो पीएलएफआई से उसका गठजोड़ रहा है और इसी वजह से इस पूरे साजिश के पीछे भी पीएलएफआई के हाथ होने के पक्के सबूत जो है वो पुलिस को मिले हैं। और पुलिस भी इस मामले में हालांकि ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर मानती है कि पीएलएफआई के शूटरों का इस्तेमाल किया गया था और पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो गया। देखिए बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जीतराम मुंडा हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता थे जीतराम मुंडा, उनके हत्याकांड मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनपुट के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि उसने रेकी की थी बाकायदा। और इस मामले में हत्याकांड के मामले में एक शूटर पीएलएफआई के शूटर का उसकी मदद भी ली गई। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। पश्चिम बंगाल के रायगंज में सड़क हादसे में साहेबगंज के 4 लोगों की मौत हो गई। इन चारों का शव साहेबगंज लाया गया। साहेबगंज के 20 मजदूर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहे थे और इसी दौरान बंगाल के रायगंज में इनकी बस पलट गई। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई और इनमें से 4 साहेबगंज के थे। गिरिडीह के बगुदर प्रखंड के गांव में इन दिनों रात में दीपावली जैसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लोग हाथ में मशाल लेकर घूमते हैं। ग्रामीण खुशी में पटाखा नहीं फोड़ रहे हैं, बल्कि जंगली हाथियों के डर से पटाखा फोड़ने के लिए ये लोग मजबूर है और साथ ही मजबूर है रत जगा करने को भी। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से दर्जनों गांव में जंगली हाथियों का उत्पात देखा गया। बीती रात हाथियों का झुंड खमरा गांव पहुंचा और यहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। घरों को तोड़ने के साथ ही गांव के खेतों में लगे मकई, धान और अरहर की फसलों को रौंद दिया। इतना ही नहीं, बनपुरा, दवैया और कोड़ाडीह में भी हाथियों ने उत्पात मचाया है। ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर हाथियों का झुंड जंगल में रहता है, लेकिन शाम होते ही ग्रामीण इलाके में ये घूमने आते हैं। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है। सारी फसल हम लोग का बर्बाद कर दे रही है। हम लोग 10 का टीम बनाते हैं। हर एक आदमी 10-10 घंटा का 10 घंटा देते हैं ड्यूटी रात को। पूरा फसल बर्बाद कर दे रहा है। हम लोग का गांव बसाया मिट्टी का घर जो है वो सब तोड़ देता है। हम वन विभाग के पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि तत्काल इसकी जांच करते हुए मुआवजा की भुगतान किया जाए और साथ ही साथ जंगली हाथियों को व्यवस्थित करने का उपाय करते हुए जो नुकसान हुआ है उसको भुगतान तत्काल किया जाए। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड में पिछले 1 सप्ताह से हाथियों का आतंक व उत्पात बढ़ गया है। आपको बता दें कि हाथियों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। वो हमेशा डरे हैं और रात भर जगकर हाथियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। और रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रिम्स की इंटरनल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। रिम्स से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई थी। चोरी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई थी। जांच में स्टोर कर्मी सुषमा कुमारी के खिलाफ सबूत भी मिले हैं और बरियातू थाने में रिम्स के अधीक्षक ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अब तक रेमडेसिविर को लेकर रांची में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। और देखिए रिम्स से रेमडेसिविर की चोरी हुई थी, इस बात का खुलासा हुआ है। इंटरनल जांच की गई थी रिम्स में और इसमें
पता चला है कि जो स्टोर की कर्मी है सुषमा कुमारी, उसके खिलाफ इस मामले में सबूत भी मिले हैं। बरियातू थाने में इसे लेकर मामला भी दर्ज कराया गया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। ओम प्रकाश, एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, रिम्स से ही रेमडेसिविर की चोरी की गई और लगातार कालाबाजारी की खबरें भी हमने दिखाई थी। क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर आपके पास? जी अनूप, पूरी तरह से जो जानकारियां सामने आई थी उसके बाद रिम्स प्रबंधन ने इसकी इंटरनल जांच की और इस पूरे मामले में जो ट्रामा सेंटर में स्टोर कीपर थी सुषमा कुमारी, उनसे जब पूछताछ हुई तो उसके आधार पर जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार जो सुषमा कुमारी थी उसने वहां से रेमडेसिविर के इंजेक्शन की चोरी की और उसकी कालाबाजारी में भी कालाबाजारियों तक पहुंचाई उन रेमडेसिविर के इंजेक्शनों को। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल में रेमडेसिविर की मांग बढ़ी थी, वो उसका फायदा उठाते हुए कई लोग इस मामले में संलिप्त पाए गए थे। मामले में तो बताना चाहेंगे कि 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। एक एफआईआर कोतवाली थाने में, तो एक एफआईआर जो है वो जगन्नाथपुर थाने में दर्ज हुई थी और ये तीसरा मामला है जब रिम्स के द्वारा एक एफआईआर बरियातू थाने में दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं रिम्स के जो इंटरनल जांच रिपोर्ट सामने है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। और ओम प्रकाश, जाहिर है सुषमा कुमारी अकेले ऐसा नहीं कर सकती है। अब अगर उनसे पूछताछ होगी तो और भी कई नाम सामने आएंगे। जाहिर तौर पर, क्योंकि एक जगह से सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इन रेमडेसिविर इंजेक्शनों को बाजार में भी पहुंचाना था, लोगों तक पहुंचाना था, जिससे मोटी कमाई होनी थी। और इस मामले में एक रूपा जो है, एक मोहरा थी जो कि रिम्स से इंजेक्शन की चोरी का आरोप उस पर लगा है, वहां से वो निकाल कर दूसरे लोगों तक पहुंचाती थी। अब ये दूसरे लोग से हैं, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। वहीं रिम्स प्रबंधन भी अपने स्तर से सारे इनपुट्स जो है वो पुलिस को मुहैया करा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, रिम्स के इंटरनल इंक्वायरी में पता चला है कि रिम्स से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई थी और इस चोरी में जो है सुषमा कुमारी स्टोर की जो कर्मी है उन पर शक जताया गया था, उन पर आरोप भी लगे हैं। इस मामले को लेकर बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब इस मामले की जांच पुलिस करेगी। इधर धनबाद में विनोद बिहारी महतो की पौत्र वधू को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। लॉ कॉलेज के कर्मी मनोज सिंह पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। इसे लेकर विनीता सिंह ने थाने में मामला दर्ज करा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मनोज सिंह को हिरासत में ले लिया है। विनीता सिंह ने कहा कि उनके और उनके बेटे की हत्या की साजिश रची जा रही है। वहीं आरोपी मनोज सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी और इसमें उनका हाथ होने से इनकार किया है। 9:30 बजे रात को अभी भी मेरे मोबाइल पर है मैसेज, लेकिन वो ऐसा मैसेज है कि इसको सोशल मीडिया पे और फ्लैश नहीं किया जा सकता। इतना गंदा और अभद्र मैसेज है, असली। मतलब ये खुद आए, इन्होंने रात को मोबाइल ब्लॉक कर दिया, इतने इनको फोन किए गए, ये सुबह खुद भागे आए हैं। क्या बोले हैं कि एक तो आप लोग हमसे सकिएगा नहीं। पहले तो इन्होंने धमकियां बहुत दी, उसके बाद जब हम लोगों ने डाटा इनको पकड़ लिया, यहाँ पर मोबाइल इनका सब कुछ कर लिया और बोल दिया कि हम लोग पुलिस में दे रहे हैं, तब जाके ठंडे हुए, बोलते हैं मैंने नहीं किया, मेरे आका लोग हैं उन्होंने करवाया। मेरे मोबाइल से भेजा गया है, उसमें कोई गेम किया है, कलम से शमशान घाट में कोई मोबाइल लिया है, वो लाइट जलाने के नाम से। रात में मेरा मोबाइल घर में नहीं था, शमशान घाट से सुबह लेकर आए। कौन लिया है वो? कौन लिया है? वहाँ पे बहुत सारे भीड़ था, तो आप मोबाइल दिया, आप नहीं जानते? नहीं, भीड़ था बहुत सारा, कोई टॉर्च के लिए मांगा, कोई रिलेटिव भी हम लोग का रिलेटिव भी है इनका जो मांग, जिसको दिए जानते होंगे, ध्यान में नहीं आ रहा। धनबाद के कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के सचिव अशोक लाल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। अशोक लाल पूर्व मंत्री ओपी लाल के बेटे हैं। गुरुवार की रात को उन्हें धमकी भरा फोन आया और राजनीति से दूर रहने की धमकी दी गई। इसकी जानकारी अशोक लाल ने पुलिस को भी दी है। मेरे नंबर पे फ़ोन आया और सीधा फ़ोन करने वाले ने बोला कि तेरा बाप बोल रहा हूँ, काट देंगे, राजनीति करते हो, और गाली उली देते हुए फिर फ़ोन कट गया। और तो जिसकी सूचना मैंने स्थानीय थाना प्रभारी को भी दिया और वरीय पुलिस अधीक्षक के भी फ़ोन पर हम उनको सूचित कर दिए हैं कि अपने स्तर से इस मामले को देखें, जांच करें और जो उचित कार्रवाई हो करें। और रांची नगर निगम क्षेत्र में अब जहां तहां कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई होने वाली है।
नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 25,000 का जुर्माना तय किया है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। सीसीटीवी से शहर में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। हालांकि नगर निगम ने पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं की है। और रांची में इस आदेश के बाद क्या है तस्वीर, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। रांची नगर निगम क्षेत्र में आज से जहां तहां कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। जुर्माना के तौर पर 25,000 रुपये तय किए गए हैं और अब रांची के किसी भी इलाके में कूड़ेदान से बाहर अगर इसी तरह का कचरा मिला तो अब कार्रवाई होगी। निगम ने नियम तो बना दिया है, लेकिन सवाल यह भी है कि कितनी जगहों पर इस तरह के कूड़ेदान बनाए गए हैं जहां ऐसे घर के कचरे को, कूड़े को फेंका जाए या एक ही जगह रखा जाए। लेकिन शुरुआत हो गई है और जुर्माना भी तय कर लिया गया है। निगम कह रही है कि अब अगर आप अपने घर से बाहर जहां तहां अगर आप कचरा फेंकते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी और 25,000 रुपये देने होंगे। ये सही है? रूल वायलेट करने से तो पनिशमेंट होना चाहिए, दो राय नहीं इसमें। 25,000 हो या 5,000, दैट इज डिफरेंट इशू। इफ यू वायलेट द रूल, पे फॉर इट, सिंपल। जहाँ तक नगर निगम की बात है, मेरे ख्याल से कुछ वैट सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं रखे, क्योंकि मैला तो गिरेंगे, वैट होना चाहिए। जहाँ वैट में लोग गिराएंगे, वैट होने से क्या होता है, लोग वैट में ही गिराते हैं। देखिए, लोग को तो कम से कम समझने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है, जैसे कि हमने कहा कि इफ़ यू मेक ए प्रोविजन, पीपल विल डू। लोग अपने आप खराब नहीं होते हैं। ये कचरा जो हम देख रहे हैं, ये यहीं पर रहने वाले लोगों के घर कहाँ फेंकेगा? वही चीज लिए के लिए यहाँ पर डस्टबिन नहीं है, आई लो अपना यहीं पर ही फेंकता है, अगल बगल का ही आदमी सब फेंकता है। लेकिन अब तो जुर्माना लगेगा 25,000। हाँ, तो इसके लिए तैयार सबको रहना पड़ेगा कि जो 25,000 वहाँ पर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, ये सबका ऊपर निर्भर करता है। अगर एक साथ एकजुट होकर मिल के काम करेगा तो कहीं पर ही कचरा नहीं दिखाई देगा। हमको ये बताइए कि इस पूरे ही का आप लोग यहीं फेंक देते हैं? इस साइड आइए, इस साइड आइए। फोटो नहीं, अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? फोटो ये फेंक क्यों रहे थे यहाँ बाहर? हाँ, हमेशा फेंकाते कचरा। 25,000 रुपये आप जुर्माना है। हाँ, ठीक है। नहीं, मालिक के बोलिए, मालिक को। कौन है मालिक? अब आते सामने। लोगों को समझने और पहले अपनी आदतों में सुधार करने के साथ साथ निगम को भी इस बात को समझना होगा कि शहर के अंदर कितनी जगहों पर डस्टबिन लगाए गए हैं और ऐसे डस्टबिन जो पहले से ही कचरे से फुल होते हैं उसे आप कैसे रेगुलर बेसिस पर अगर आप उसकी सफाई करते हैं, अगर कचरा का उठाव करते हैं तो शायद ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के डीवीसी कॉलोनी समेत HCL ICC कंपनी क्वार्टर्स में पिछले 5 दिनों से बिजली गुल है। करीब 200 घरों के साथ ही सरकारी अधिकारियों के घरों और दफ्तर में अंधेरा पसरा रहने से खासी दिक्कत हो रही है। बिजली कटने की वजह से 50 साल पुराना 11 kV का अंडरग्राउंड केबल ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। बिजली बहाल करने के लिए बिजली विभाग की ओर से लगातार काम भी चल रहा है। मुसाबनी के मुखिया खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। 5 दिनों से बिजली नहीं रहने से दैनिक जरूरतों के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित हो रही है। बरसात के दौरान पानी के जमाव पर अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट आता रहता है, जिससे लोग परेशान हैं। और आइए अब देखते